नमस्कार, मैं राकेश कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी। आज हम बीए पार्ट 3 में पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में अरस्तु की नागरिकता संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। मैंने आपको पूर्व वीडियो में बताया था कि अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व मकदूनिया में स्टिगेरा नामक स्थान पर हुआ था। उनके गुरु का नाम प्लेटो था और अरस्तु की जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो पॉलिटिक्स है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है। अरस्तु ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण रचना पॉलिटिक्स के तीसरे अध्याय में पॉलिटिक्स के तीसरे अध्याय में अरस्तु ने नागरिकता संबंधी अवधारणा का प्रतिपादन किया है। तो ये एग्जाम के लिहाज से अच्छा क्वेश्चन है कि अरस्तु ने नागरिकता की अवधारणा का प्रतिपादन कहाँ किया है। तो अरस्तु ने पॉलिटिक्स के तीसरे अध्याय में नागरिकता संबंधी अवधारणा का प्रतिपादन किया है। आज हम अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा और यदि आज की नागरिकता की अवधारणा को समझे तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिखाई देती है। आज वर्तमान समय में नागरिकता को एक कानूनी अवधारणा समझा जाता है और उस व्यक्ति को देश का नागरिक माना जाता है जिस व्यक्ति का जन्म उस देश में हुआ हो या उसके माता पिता उस देश के नागरिक हो या राष्ट्र के द्वारा कोई दूसरा भूभाग अर्जित कर लिया जाता है तो उस अर्जित भूभाग के समस्त नागरिक उस राष्ट्र के स्वतः ही नागरिक हो जाते हैं या संविधान के द्वारा एक निर्धारित अवधि तक किसी राष्ट्र में रहने पर पंजीकरण के माध्यम से हम किसी देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। परंतु अरस्तु ने जो नागरिकता की अवधारणा प्रतिपादित की है उसमें न तो किसी राष्ट्र में जन्म लेने से नागरिकता मिलती है, न ही उस राष्ट्र में निवास करने से नागरिकता मिलती है, न ही पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता मिलती है और न ही किसी अर्जित भूभाग के नागरिकों को वहां नागरिकता प्रदान की जाती है। तो सर्वप्रथम हम अरस्तु की नागरिकता संबंधी जो अवधारणा है उसका निषेधात्मक दृष्टि से अध्ययन करते हैं कि कौन व्यक्ति राज्य का नागरिक नहीं है। तो सर्वप्रथम हम निषेधात्मक दृष्टि से अध्ययन करते हैं। निषेधात्मक अध्ययन। तो सर्वप्रथम हम ये समझते हैं कि नागरिक कौन नहीं है। तो अरस्तु कहता है कि जन्म स्थान से नागरिकता की प्राप्ति नहीं है, यानी किसी देश के अंदर जन्म लेने से व्यक्ति उस देश का नागरिक नहीं बनता अरस्तु के विचारों में। दूसरा अरस्तु कहता है अभियोग चलाने का अधिकार से भी नागरिकता नहीं मिलती। यानी राज्य यदि किसी व्यक्ति को अभियोग चलाने का अधिकार देता है, दूसरे शब्दों में ये कहें कि राज्य यदि व्यक्तियों को कुछ कानूनी अधिकार प्रदान कर देता है तो भी व्यक्तियों को नागरिकता नहीं दी जा सकती। तीसरा अरस्तु कहता है कि नागरिक की संतान होने पर भी नागरिकता की प्राप्ति नहीं हो सकती। आज के समय में यदि कोई व्यक्ति किसी नागरिक की संतान है तो स्वतः ही उस संतान को वहां की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो अरस्तु जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता नहीं देता, किसी राज्य के अंदर किसी नागरिक की संतान होने पर भी नागरिकता नहीं देता, अभियोग चलाने के अधिकार भी नागरिकता नहीं देता। तो ऐसा कौन सा आधार है जिसके आधार पर अरस्तु नागरिकता प्रदान करना चाहता है। तो हम सबसे पहले अरस्तु की नागरिकता की परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। अरस्तु की नागरिकता की परिभाषा कि अरस्तु ने नागरिक किसे समझा है। तो देखिए अरस्तु कहता है वो व्यक्ति राज्य का नागरिक होगा, वो व्यक्ति राज्य का नागरिक होगा
जो राज्य के कानून निर्माण एवं न्याय संबंधी कार्यों में भाग लेता है। यानी अरस्तु किसे नागरिक मानता है? अरस्तु कहता है कि वो व्यक्ति राज्य का नागरिक होगा जो राज्य के कानून निर्माण और न्याय संबंधी कार्यों में भाग लेता है। यानी जो व्यक्ति प्रशासक के तौर पे या विधायक के तौर पे कानून बनाता है और न्याय संबंधी कार्य यानी न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है, उन व्यक्तियों को अरस्तु नागरिकता प्रदान करना चाहता है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो कानून निर्माण संबंधी कार्य करने वाले, न्याय प्रशासन में भूमिका अदा करने वाले और प्रशासनिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को ही अरस्तु नागरिकता प्रदान करना चाहता है। आम या साधारण जनता को अरस्तु नागरिकता प्रदान नहीं करना चाहता। संक्षेप में अरस्तु नागरिकता की जो धारणा है उसको सीमित करना चाहता है, बहुत कम लोगों को वो नागरिकता प्रदान करना चाहता है। केवल राज्य के प्रशासनिक, न्यायिक और कानूनी पदों पर जो व्यक्ति आसीन है, अरस्तु उन्हीं लोगों को नागरिकता प्रदान करना चाहता है। जैसे कि यदि इस धारणा को वर्तमान समय में लागू करें तो केवल विधायक, सांसद और न्यायाधीश और इसके अलावा जो उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उन्हीं को अरस्तु नागरिकता प्रदान करने के संबंध में कहता है, उन्हीं लोगों को नागरिकता मिलनी चाहिए। अन्य जो राज्य की जो साधारण जनता है, किसान, मजदूर, व्यापारी, शिल्पी, इन लोगों को अरस्तु नागरिकता नहीं देता। तो अरस्तु की जो नागरिकता की अवधारणा है वो नागरिकता की अत्यंत सीमित और संकुचित अवधारणा है। वो जनता के एक बहुत बड़े वर्ग को नागरिकता नहीं देता, केवल राज्य के कानून निर्माण संबंधी, न्याय संबंधी कार्य करने वाले लोगों को ही अरस्तु नागरिकता प्रदान करना चाहता है। अब हम ये देखते हैं कि अरस्तु की नागरिकता के संबंध में योग्यता क्या है, क्या आवश्यकता है, किस प्रकार से लोग नागरिक बन सकते हैं। तो उस संबंध में योग्यता नागरिकता की योग्यता। तो अरस्तु ने कहा है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास अवकाश होना चाहिए। यानी जिन लोगों के पास अवकाश होगा उन्हीं व्यक्तियों को राज्य की नागरिकता मिलेगी। अवकाश का साधारण अर्थ हम छुट्टी से लेते हैं, परंतु अरस्तु अवकाश का अर्थ छुट्टी से नहीं लेता। इसके संबंध में वो एक विशेष बात बताते हैं। अवकाश का तात्पर्य अरस्तु से है वे कार्य जो जीवन में साध्य है, वो अवकाश की श्रेणी में आते हैं। यानी अरस्तु ये कहता है कि अवकाश का मतलब है वे कार्य जो जीवन में साध्य हैं उनको वो अवकाश मानता है। अरस्तु कहता है कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग साधन संबंधी कार्य करता है। साधन संबंधी कार्य का मतलब है कि जीविका उपार्जन के लिए कार्य करता है। यानी जो कार्य जीविका उपार्जन के लिए किए जाते हैं उनको अरस्तु साधन संबंधी कार्य कहता है। जैसे कि मकान बनाना जीविका उपार्जन से संबंधित कार्य है, खेती करना जीविका उपार्जन से संबंधित कार्य है, व्यापार करना, मजदूरी करना, ये सब कार्य जीविका उपार्जन संबंधी कार्य है, जीविका को अर्जित करने के कार्य है। इसलिए अरस्तु इन कार्यों को साधन संबंधी कार्य कहता है। और साध्य संबंधी कार्य की श्रेणी में अरस्तु चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, राजनीति, आविष्कार, अन्वेषण, ये सब कार्य जो व्यक्ति करते हैं वो साध्य से संबंधित कार्य करते हैं। यानी उच्च चिंतन के और मानसिक रूप से जो व्यक्ति कार्य करते हैं उन कार्यों को अरस्तु साध्य संबंधी कार्य कहता है।
तो जो व्यक्ति जीविका उपार्जन के कार्य करते हैं उनके पास अवकाश नहीं होता, वो अपनी जीविका के लिए पूरे दिन प्रयास करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, इसलिए उन व्यक्तियों का कानून निर्माण संबंधी और न्याय संबंधी कार्यों में कोई योगदान नहीं हो सकता। इसलिए अरस्तु जिन व्यक्तियों के पास अवकाश नहीं होता, यानी जो व्यक्ति जीवन में साधन से संबंधित कार्य करते हैं, उनको वो नागरिकता प्रदान नहीं करना चाहता। और जो व्यक्ति साध्य से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, राजनीति, विज्ञान, अन्वेषण, ये जो कार्य करते हैं उन कार्यों को उन लोगों को अरस्तु नागरिकता प्रदान करना चाहता है। और अरस्तु का मानना है कि ऐसे नागरिकों के पास क्या है, अवकाश। तो अरस्तु नागरिकता की योग्यता क्या मानता है, अवकाश। अब हम देखते हैं कि अरस्तु किन लोगों को नागरिकता नहीं देता। नागरिकता का निषेध, नागरिकता का निषेध, यानी किन लोगों को अरस्तु नागरिकता देने के पक्ष में नहीं है। तो सर्वप्रथम अरस्तु कहता है कि संपत्ति विहीन लोगों को क्या नहीं होनी चाहिए, नागरिकता नहीं होनी चाहिए। यानी जिन लोगों के पास कोई धन नहीं है उन लोगों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। इस संबंध में अरस्तु का कथन है कि जिन व्यक्तियों के पास संपत्ति नहीं होती उनके पास जीवन के व्यवहारिक अनुभव नहीं होते और राज्य में उनकी जो भूमिका है वो सकारात्मक नहीं होती। इसलिए संपत्ति विहीन व्यक्तियों पर अरस्तु है वो नागरिकता देने के पक्ष में नहीं है। इसके अलावा अरस्तु मजदूर और व्यापारी वर्ग को भी नागरिकता देने के पक्ष में नहीं है। अरस्तु कहता है कि जो व्यक्ति दिन भर मजदूरी करता है और जो व्यापार संबंधी कार्य करते हैं उन व्यक्तियों के पास अवकाश नहीं होते, क्योंकि ये दोनों कार्य जीविका उपार्जन से संबंधित कार्य हैं। ये कानून निर्माण और न्याय संबंधी कार्य नहीं कर रहे। अपने जीवन को पालने के लिए, अपने जीवन को यापन करने के लिए वो कार्य करते हैं। इसलिए मजदूर और व्यापारी को भी अरस्तु नागरिकता देने के पक्ष में नहीं है। तीसरा अरस्तु कहता है कि स्त्रियों को नागरिकता नहीं दी जा सकती, स्त्रियों को नागरिकता नहीं दी जा सकती। ये एक बड़ा अजीब विचार अरस्तु ने रखा है कि स्त्रियों को नागरिकता नहीं दी जा सकती, क्योंकि अरस्तु का मानना है कि स्त्रियां हैं वो पुरुषों की तुलना में मानसिक रूप से हीन होती हैं, कम होती हैं, इसलिए वो कानून संबंधी और न्याय संबंधी कार्यों को सही ढंग से संपादित नहीं कर पाएंगी। इसलिए अरस्तु स्त्रियों को भी नागरिकता से वंचित करता है। ये आज यदि इसको देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी आलोचना का विषय है। चौथा अरस्तु कहता है कि बच्चों को नागरिकता नहीं दी जा सकती, बच्चों को और वर्ग लोगों को, यानी जो बच्चे हैं वो भी न्याय संबंधी और कानून निर्माण संबंधी कार्य नहीं कर सकते, और वर्ग लोग शारीरिक रूप से इतने दुर्बल हो जाते हैं कि उनके द्वारा भी कानून संबंधी और न्याय प्रशासन में कोई भूमिका अदा नहीं की जा सकती। इसलिए बच्चों और वर्ग लोगों को भी वो नागरिकता देने के पक्ष में नहीं है। इसके अलावा श्रमिकों को भी नागरिकता देने के पक्ष में नहीं है अरस्तु। और जो व्यक्ति अप्राकृतिक रूप से धन का अर्जन करते हैं, जो व्यक्ति अप्राकृतिक रूप से धन का अर्जन करते हैं उन लोगों को भी अरस्तु नागरिकता देने के पक्ष में नहीं। अप्राकृतिक रूप से धन के अर्जन का तात्पर्य अरस्तु ने जो बताया है वो सूदखोरी बताया, यानी जो व्यक्ति ब्याज लेके धन कमाते हैं ऐसे लोगों को अरस्तु नागरिकता देने के पक्ष में नहीं है। तो अरस्तु संपत्ति विहीन व्यक्तियों को नागरिकता नहीं देना चाहता, मजदूर और व्यापारी लोगों को नागरिकता नहीं देना चाहता, स्त्रियों को नागरिकता नहीं देना चाहता, बच्चों और वर्ग लोगों को नागरिकता नहीं देना चाहता, श्रमिकों और अप्राकृतिक रूप से धन का अर्जन करने वाले व्यक्तियों को अरस्तु नागरिकता से वंचित करता है। इनका अरस्तु का मानना है कि ये सब व्यक्ति हैं वो राज्य के कानून संबंधी और न्याय संबंधी कार्य सही ढंग से संपादित नहीं कर सकते, इसलिए इन सब व्यक्तियों को नागरिकता से अरस्तु वंचित करना चाहता है। अरस्तु केवल कानून संबंधी और न्याय संबंधी कार्य करने वाले और प्रशासनिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को ही नागरिकता
देना चाहता है। इस प्रकार अरस्तु की जो नागरिकता की अवधारणा है वो सीमित और संकुचित अवधारणा है, और आज के समय में अरस्तु की नागरिकता संबंधी विचारों को कोई राष्ट्र नहीं अपना सकता, क्योंकि वो समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को नागरिकता से वंचित कर देता है। अब हम अरस्तु की नागरिकता संबंधी विचारों की आलोचना, विद्वानों ने क्या आलोचना की है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। हमने जो अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार का जो अध्ययन किया है उसको देखने से ये एक बड़ी अजीबोगरीब अवधारणा लगती है, जो आलोचना का अवश्य ही अपने समय से ही स्वीकार रही है, और आज यदि वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता पर विचार करें तो आज भी अरस्तु की नागरिकता संबंधी जो अवधारणा है वो आलोचना से दूर नहीं है। जैसे कि सबसे पहले आलोचना अरस्तु की नागरिकता संबंधी अवधारणा की आलोचना यही की जा सकती है कि अरस्तु संपत्तिशाली लोगों को, संपत्तिशाली आलोचना, संपत्तिशाली लोगों को नागरिकता देने की बात करता है। अरस्तु कहता है कि संपत्ति विहीन व्यक्तियों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी आलोचना का विषय है कि संपत्ति जो व्यक्ति रखते हैं उन्हीं को नागरिकता मिलनी चाहिए। तो आज की जो मजदूर वर्ग है, गरीब वर्ग है, उन लोगों को अरस्तु नागरिकता से वंचित करता है, समाज में आर्थिक विषमता की भावनाओं को और अधिक मजबूत करता है। तो आज के समय में ये इसकी प्रमुख आलोचना हो सकती है। दूसरा, अरस्तु की नागरिकता संबंधी जो धारणा है वो अत्यंत सीमित और संकुचित अवधारणा है। अत्यंत सीमित और संकुचित अवधारणा है। अत्यंत सीमित और संकुचित किस प्रकार है? क्योंकि वर्तमान समय में यदि अरस्तु की नागरिकता की परिभाषा को लागू कर दिया जाए तो समाज के बहुत बड़े वर्ग जैसे कि स्त्रियों को, बच्चों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, श्रमिकों को, वर्ग लोगों को अरस्तु नागरिकता से वंचित कर देता है, और समाज का बहुत ही एक छोटा तबका या बहुत ही कम लोगों को अरस्तु नागरिकता देने की बात करता है। तो ये अपने आप में अत्यंत सीमित और संकुचित अवधारणा है जिसको वर्तमान समय में हम लागू नहीं कर सकते। यदि हम स्त्रियों की बात करें, उनकी संख्या है वो किसी भी राष्ट्र में लगभग आधी होती है, तो आधी जनसंख्या को तो स्वतः ही वंचित कर देता है। इसके अलावा मजदूरों को, व्यापारियों को, बच्चों को, बूढ़ों को भी वो नागरिकता से वंचित कर देता है। इस प्रकार अरस्तु की नागरिकता की जो संबंधी धारणा है वो सीमित और संकुचित अवधारणा है। तीसरी इसकी आलोचना की जा सकती है वर्तमान प्रतिनिधि लोकतंत्र में, वर्तमान प्रतिनिधि लोकतंत्र में लागू नहीं की जा सकती। वर्तमान प्रतिनिधि लोकतंत्र, देखिए हम आज के राज्यों की जनसंख्या बहुत बड़ी है और जनसंख्या का इतना बड़ा वर्ग न तो कानून बना सकता है और न ही न्याय कर सकता है। जनता आज का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो प्रतिनिधि लोकतंत्र है। जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कानून बनाती है और न्याय संबंधी कार्य करता है, न्याय संबंधी कार्य करती है। इसलिए प्रत्येक नागरिक प्रत्यक्ष रूप से राज्य के अंदर कानून और न्याय संबंधी कार्यों में भाग नहीं ले सकता। और चूंकि आज जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वरूप है वो प्रतिनिधि लोकतंत्र है, इसलिए प्रतिनिधि लोकतंत्र में अरस्तु की धारणा लागू नहीं हो सकती। तो वर्तमान समय में अरस्तु की आलोचना नागरिकता की जाती है। इसके अलावा अरस्तु की स्त्रियों को नागरिकता न देना, स्त्रियों को नागरिकता न देना बहुत बड़ी आलोचना का विषय है, क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं कि स्त्रियां पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। आज स्त्रियां हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर या कुछ क्षेत्रों में पुरुषों से भी अधिक बढ़ चढ़कर कार्य कर रही है। तो किसी भी दृष्टि से स्त्रियों को मानसिक रूप से पुरुषों की तुलना में हीन समझना सही नहीं है और स्त्रियों को नागरिकता से वंचित करना गलत है। तो अरस्तु की नागरिकता संबंधी ये अवधारणा भी प्रासंगिक नहीं है। इस प्रकार अरस्तु की जो नागरिकता की अवधारणा है उसे वर्तमान समय में लागू नहीं किया जा सकता, उसमें बहुत सारी खामियां हैं, परंतु हम
अरस्तु का ये योगदान समझते हैं कि उन्होंने उस समय में नागरिकता की बात कही जिस समय नागरिकता के बारे में सोचना भी एक दुष्कर कार्य था। हमने इस वीडियो में जो पढ़ा है उसका लाभ उठाने की कोशिश करें। अगले वीडियो में हम अरस्तु के दार्शनिक संबंधी विचारों पर अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।